पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो लिखा हुआ है कि उसकी स्कल भी फ्रैक्चर्ड थी। हुँ, उसमें लिखा हुआ है कि उसके पूरे जिस्म पे इंजरीज हैं। उसमें लिखा हुआ है कि उसके प्राइवेट पार्ट्स पर भी इंजरी है। ये जो आज इनका वर्जन सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि ये एक एक्सीडेंट था, हुँ, ये इनकी अपनी एफआईआर की नफी करता है। यानी कि इस एफआईआर में वो खुद कह रहे हैं कि अली बिलाल मौके पर कत्ल हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कारकुनान के तशद्दुद से, मुबैना तशद्दुद से, या ये दिस इज फर्स्ट वर्जन। या अब वो कहते हैं कि एक्सीडेंट हुआ है। अगर एस्टेब्लिशमेंट इस इशू पे काबू पा ले और सियासत में मुदाखलत करना छोड़ दे, तो ये वाले बयानात अपनी मौत आप मर जाएंगे। क्या इसका कोई नजरिया है? क्या इसमें कोई पोटेंशियल, कोई कॉम्पिटेंस है, कोई विजन है? ये आगे लेकर जा सकता है मुल्क को, ये बुरहान से निकाल सकता है? राइट। इसकी कोई दुनिया में इज्जत है? इसकी कोई क्रेडिबिलिटी है, ऑनेस्टी है, रेपुटेशन है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी के आप देख रहे हैं, मैं जमाल अहमद। इस वक़्त मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहावी तजज़ियाकार एहतशाम अमीरुद्दीन साहब। एहतशाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन था ज़िल्ले शाह, जिस तरह से उसका मर्डर हुआ, पहले तक तो मर्डर ही बताया जा रहा था, आज बताया गया कि वो हादसा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे सामने आई है। सबसे पहले ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने देखी है, क्या समझ आ रही है आपको सर? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो लिखा हुआ है कि जो नंबर ऑफ इंजरीज हैं वो तकरीबन 26 के करीब है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, और उसमें जो उसका जो मीन्स है वो ब्लंट मीन्स है। तो नॉर्मली जब भी किसी शख्स को टॉर्चर किया जाता है तो और ब्लंट वेपन से किया जाता है, यानी कि डंडे सोटों से या किसी ऐसी चीज से जो कि नोकीली नहीं होती है, उसको ब्लंट वेपन कहते हैं या ब्लंट मीन्स कहते हैं। जब इस तरह से किसी को टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है, तो वो फिर इस तरह की इंजरीज सामने आती हैं। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो लिखा हुआ है कि उसकी स्कल भी फ्रैक्चर्ड थी। हुँ, उसमें लिखा हुआ है कि उसके पूरे जिस्म पे इंजरीज हैं। उसमें लिखा हुआ है कि उसके प्राइवेट पार्ट्स पर भी इंजरी है। हुँ। तो ये जिस तरह से इंजरीज हैं और जो उसकी डिस्क्रिप्शंस है, वो तो बड़ी अजीबो-गरीब है। कहा ये जा रहा है कि हादसा था। आज सीएम पंजाब जो कि इंटरिम सीएम है, उन्होंने और आईजी पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये एक ट्रैफिक हादसा था। आप बाय हम्म। प्रोफेशन बैरिस्टर हैं, आपको लगता है कि ये हादसा में इस तरह की ज़ख्म हो सकते हैं? अच्छा, मैं आपसे एक चीज अर्ज करूं। पहली बात तो ये है कि ये जो आज इनका वर्जन सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि ये एक एक्सीडेंट था, हुँ, ये इनकी अपनी एफआईआर की नफी करता है। क्योंकि जो एफआईआर जिले शाह के कत्ल के हवाले से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर दर्ज हुई है, एफआईआर नंबर 388/2023, और ये तारीख वक्त वकूआ इन्होंने लिखा हुआ है 8/3/2023 शाम 4:30 बजे। इसमें उन्होंने पूरी एक कहानी लिखी है, हुँ, और उस कहानी में उन्होंने ये कहा है कि ये जो रैली निकली थी, इमरान खान की तरफ से इन लोगों को हिदायत थी, टारगेट दिया गया था कि हुकूमत और हुकूमती इदारों की ईंट से ईंट बजा देनी है। उसके बाद वो कहते हैं कि जी डंडों और सोटों की मदद से जान से मार देने की नीयत से इन्होंने हमला किया पुलिस वालों पे। ये पुलिस के डीएसपी कह रहे हैं, डीएसपी, ठीक है, हमला किया। डीएसपी का जो नाम है वो है साबिर अली। वो कहते हैं जी शदीद पथराव किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने, जिसके नतीजे में पुलिस जख्मी हो गई, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इनके अपने कारकुन इन्हीं के पथराव से और डंडों सोटों से जख्मी हो गए, जिनमें से एक जाँ बहक हो गया, जिसका बादस दरियाफ्त नामो पता अली बिलाल वल्द लियाकत अली सकना ये मालूम हुँ, हुआ। हुँ। यानी कि ये जो एफआईआर पंजाब पुलिस ने पहले दी है, ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मोहसिन नकवी साहब की और आईजी पंजाब की, वो इस एफआईआर की ही नफी करती है। या यानी कि इस एफआईआर में वो खुद कह रहे हैं कि अली बिलाल मौके पर कत्ल हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कारकुनान के तशद्दुद से, मुबैना तशद्दुद से, या ये दिस इज फर्स्ट वर्जन। या अब वो कहते हैं कि एक्सीडेंट हुआ है। और सर जब और एफआईआर की अगर ये एक्सीडेंट हुआ था हुँ, तो फिर ये एफआईआर क्यों दी गई थी? और एक्सीडेंट की टाइमिंग और इस एफआईआर की टाइमिंग को फिर आपस में कंपेयर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हुँ, और पोस्टमार्टम में जो टाइम ऑफ डेथ है उसको भी कंपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो जो वर्जन अब ऑल ऑफ अ सडन आया है सीएम पंजाब की तरफ से या आईजी पंजाब की तरफ से, वो समझ नहीं आ रहा। मतलब कि अपने ही पहले वर्जन की खुद ही उन्होंने नफी कर सर एफआईआर के हवाले से जब आज सवाल हुआ ना एफआईआर के हवाले से आईजी पंजाब से, तो उन्होंने ये कहा है कि हमें पता नहीं था, तो हमने इसलिए एफआईआर पहले काट दी थी, 302 का पर्चा काट दिया था। हमें मालूम नहीं था कि ये हादसा है।
तो ये तो बड़ी अजीब बात है ना। ये इसका मतलब है कि 302 का मुकदमा खुद ही वो मान रहे हैं कि झूठा दिया है इमरान खान के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान के ऊपर। ये तो फिर कन्फेशन है, इतराफ है उनके पार्ट पे। तो अगर वो सही है कि एक्सीडेंट हुआ था, वो तो बाद में ट्रायल में पता लगेगा ना कि एक्सीडेंटल डेथ है या नहीं है, या टॉर्चर हुआ था, वो तो बाद की बात है। ये बात तो फिर जो आप कह रहे हैं, मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बराह रास्त नहीं सुनी, मैंने उन्होंने खबर कहा है। पढ़ी है अभी। या, अगर उन्होंने ये कहा है तो फिर ये तो खुद वो एतराफ कर रहे हैं कि ये पर्चा झूठा है। हम्म, इसका मतलब है कि ये उन्होंने एडमिशन किया कि ये पर्चा झूठा है जो 302 का मुकदमा दिया। इसका मतलब है कि उन्होंने इतराफ किया कि हमने इसके अंदर जो लिखा है कि हम्म। कारकुनान ने हम पर हमला कर दिया और उन्हीं के हमले के नतीजे में उन्हीं का साथी जाँ भाग हो गया, ये झूठ बोला है उन्होंने। तो ये कानून कहाँ इजाजत देता और सर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि हमने 31 कैमरों की मदद से जो गाड़ी, जो जिस ट्रैफिक हादसे की वो बात कर रहे हैं, जो वीगो डाला काला, वो हमने ट्रेस है? किया है। बट आज ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हादसे की कोई भी वीडियो नहीं दिखाई गई। तो वो दिखानी चाहिए थी। मतलब कि अगर आप ये कह रहे हैं कि वो एक्सीडेंटल डेथ थी, और मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि ये जो शख्स है जहाजेब, जिसको कहा जाता है कि वो राजा शकील जो सेंट्रल पंजाब पीटीआई का रुकन है, उसका ड्राइवर है, उसका एक कन्फेशनल स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उसने बोला है कि जी हम वहां से निकले हैं तो हम फलानी जगह पे पहुंचे तो हमारी गाड़ी के साथ एक शख्स टकराया है। हम्म, तो सर्टनली वहां पे कोई सीसीटीवी, और वो लाहौर के जिस इलाके का जिक्र कर रहा है वो बड़ा हाई प्रोफाइल इलाका है, तो या, वहां पे सीसीटीवी तो होंगे ना। और सेफ सिटी जो है वो पूरे लाहौर को कवर करता है, और सेफ सिटी के पास वो रिकॉर्ड मौजूद होता है। तो वो सीसीटीवी सामने लेकर आए। अगर वो सीसीटीवी में वाकई ये बात दुरुस्त है तो पूरी कौम को पता लग जाएगी, वो आप सामने ले आए। लेकिन ये जो बयान उसने दिया है कि वो टकराया, वो मेरी समझ में इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि टाइम बिटवीन डेथ एंड पोस्टमार्टम इज 12 to 18 आवर्स। यानी कि जिस टाइम पे जिले शाह का पोस्टमार्टम हुआ है उस वक्त उसकी मौत हुए तकरीबन 12 से 18 घंटे हो चुके थे। ओके। तो वो जो शख्स कह रहा है कि वो एक्सीडेंटल डेथ है और वो इस टाइम पे हुई है, उसका निकालें कि वो पहली बात तो ये है कि वो क्लियर ही नहीं उसने किया कि कितने बजे वो हुआ है। और वो फौरी तौर पर अगर लेकर आया है तो फौरी तौर पर लाने के बाद उसका उसी वक्त पोस्टमार्टम हो गया, तो उसमें 12-18 घंटे तो नहीं गुजर सकते ना। वो तो फौरी तौर पे उधर एक्सीडेंट हुआ, उसने उठाया, वो कहता है पहले मैं सीएमएच लेके गया, उसके बाद सर्विसेज हॉस्पिटल ले आया। तो तब तक अगर वो जिंदा था इसलिए लेकर आ रहा था ना, तो तब तक डेथ नहीं हुई थी। लेकिन पोस्टमार्टम ये रिपोर्ट ये कहती है कि डेथ होने के 12 से 18 घंटे बाद पोस्टमार्टम किया। और सर तो अगर डेथ देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर वो जो जहाजेब कह रहा है कि हम उसको अफरा तफरी में सर्विसेज हॉस्पिटल लाए, इसका मतलब है दे वर ट्राइंग टू रेस्क्यू हिम, उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, इसका मतलब है वो जिंदा था ना। हम्म। आईजी साहब कह रहे हैं कि 6:52 पे उसकी गाड़ी अस्पताल में दाखिल हुई है। हम्म। इसका मतलब ये है कि 6:52 पे जिले शाह जिंदा था या अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। ऐसे ही है ना। ऐसे है, या। उसको बचाने के लिए ला रहे थे ना, रेस्क्यू करने के लिए। लेकिन अब पोस्टमार्टम का जो टाइम है वो कहते हैं कि 12 से 18 घंटे बाद हो रहा है। हम्म। वो जो 12 से 18 घंटे बाद पोस्टमार्टम हो रहा है उसको चेक करना जरूरी है कि टाइम ऑफ पोस्टमार्टम कितने बजे का है, और उसके बाद वो उसका, उससे फिर बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। और हॉस्पिटल का वर्जन भी ये था कि एज डेड रिसीव किया है हॉस्पिटल ने, जो वर्जन आया था हॉस्पिटल की तरफ से। जी। तो वो फिर एक्सीडेंट का टाइम पता लगना चाहिए ना कि कितने बजे एक्सीडेंट। डेफिनेटली सर, जिले शाह के फादर की रात को एक स्टेटमेंट सामने आई है। उस स्टेटमेंट की क्या अहमियत है, समझते हैं कोई अहमियत होगी? उस स्टेटमेंट की अहमियत बुनियादी तौर पे देखें, हमारे यहाँ पे वैसे तो क्रिमिनल लॉ का जो मंशा है वो ये है कि जब भी कोई क्राइम कमिट होता है हम्म, तो वो जो जिस शख्स का नुकसान होता है, मिसाल के तौर पे जिस बाप का बेटा कत्ल हुआ है, वो तो मुद्दई बनने का उसका राइट है। लेकिन क्रिमिनल लॉ का स्पिरिट ये होता है कि कोई भी क्राइम जब कमिट होता है तो इट इज कंसिडर्ड एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। ओके। यानी कि रियासत उसको परसू करती है, चाहे मुद्दई जाती तौर पे उसको परसू नहीं भी करना चाहता। लेकिन हमारे यहाँ पे क्योंकि रियासत का जो निज़ाम है, निज़ाम कानून इंसाफ है, वो तो वैसे ही उसके आपको पता ही है कि क्या परफॉर्मेंस है। तो मुद्दई का एक्टिव होना बड़ा जरूरी होता है। और मुद्दई जान लगा देता है इंसाफ हासिल करने के लिए कत्ल के मुकदमात में, तो फिर जाके कहीं इंसाफ कभी हासिल कर पाता है। तो अगर वो उनके जो फादर कह रहे हैं कि जी जो भी उनका स्टेटमेंट है, और मुझे नहीं पता वो परसू करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। आईजी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि उनको हकायक बताए जाएं। हम्म, लेकिन दूसरी तरफ जो एक स्टेटमेंट मैंने उनका सुना उसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं खुद किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहता।
तो अगर वो खुद किसी पर इल्जाम लगाना ही नहीं चाहते एंड ही इज नॉट क्लियर कि किसने किया है और किसके खिलाफ तफ्तीश या तहकीक होनी चाहिए या किसको कटहरे में खड़ा करके ट्रायल होना चाहिए ताकि इंसाफ हो सके, तो फिर इसके इसका क्या बनेगा, आप मुझे बताएं। फिर या इसके इसका कोई, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जी पुलिस के तशद्दुद से उसकी डेथ हुई है। हम्म, उसके घर वाले अगर ये कहें कि नहीं जी हम पुलिस नहीं समझते हैं कि जी उनके तशद्दुद से डेथ हुई है, तो फिर वो जाहिर बात है जो घर वाले हैं उनका एक वर्जन कोर्ट में जाएगा, तो फिर वो प्रोसिक्यूशन कमजोर हो जाएगी, प्रोसिक्यूशन कमजोर हो जाएगी। तो तफ्तीश तो पहली जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे रही है पंजाब पुलिस, उन्होंने करनी है। तो इस सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंज ये है कि जो मुलजिम उनके बकौल है वो पंजाब पुलिस है और हम्म। तफ्तीशी भी पंजाब पुलिस है। और और मुदई जो है वो अगर कहते हैं कि नहीं मुझे इन पे शक ही नहीं है, तो फिर केस जो है उसके आगे बढ़ने के चांसेस सर सक्सेसफुली बहुत कम। ठीक है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बस आखिरी एक सवाल है। आईजी साहब ने ये कहा है कि तशद्दुद करने की कोई भी हिदायत जारी नहीं की थी हमने, बट वीडियोस जो हमने देखी है पुलिस वाले जो है वो गाड़ियां भी तोड़ रहे थे, तशद्दुद की भी वीडियोस सामने आई, तो फिर ये हिदायत नहीं थी तो फिर पुलिस वाले खुद ही तशद्दुद कर रहे थे सारा। तो फिर उनको उनका एहतसाब करें कि जब आपने हिदायत नहीं दी थी तो आपकी हिदायत के खिलाफ जाके उन्होंने तशद्दुद किया कैसे है। या ये कैसे मुमकिन है कि आप हिदायत ना दें और उसके बावजूद आपके सबॉर्डिनेट्स तशद्दुद करें, और तशद्दुद भी ऐसा कि जिसका एविडेंस मौजूद है, और वो भी ऐसा कि जो सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं वो भी डिस्कस कर रही हैं कि तशद्दुद हुआ है। मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि जिले शाह के ऊपर विकीपीडिया पे पूरा आर्टिकल प्रिंट हो गया। हम्म, जिले शाह पे विकीपीडिया पे पूरा आर्टिकल अपलोड कर दिया उन्होंने जिले शाह। तो आप कहते हैं कि हमने डायरेक्शन ही नहीं दी थी, तो अगर आपने डायरेक्शन नहीं दी थी तो किसी को तो जिम्मेदार ठहराओ कि इसने हमारी डायरेक्शंस की खिलाफ वर्जी की है। वो कौन सा एसपी है, वो कौन सा डीएसपी है, वो कौन सा एसएचओ है, वो कौन सा एसएसपी है। आईजी साहब अगर आपने डायरेक्शन ही दी थी तो किसने आपकी डायरेक्शंस के खिलाफ जाके तशद्दुद किया है, इस पर भी तो फिर बात। सर जिस दिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली थी उस दिन 144 लगाया गया। आज मोहसिन नकवी साहब भी ये कह रहे थे कि मैं प्रेशराइज नहीं हूंगा, मैं दबाव में नहीं आऊंगा। अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि 144 भी रैली को रोकने के लिए लगाया गया, और अब भी मोहसिन नकवी साहब जो है तहरीक इंसाफ को ही कह रहे हैं कि आप सियासत करें, इल्जामात ना लगाएं। निगरान वजीर आला हैं वो, और लग ये रहा है कि पंजाब में वो इमरान खान को स्पेस नहीं प्रोवाइड कर रहे, पाबंदियां लगा रहे हैं। मैंने तो बहुत मैंने तो उसी दिन कहा था जिस दिन 144 का नफाज हुआ था, मैंने इस चीज को आइडेंटिफाई किया था कि ये 144 जो लगाया गया है, ये लिखा हुआ है उसके अंदर के 7 दिन के लिए लगाया गया और पूरे जिला लाहौर में लगाया गया। और उसी लाहौर में उसी दिन औरत मार्च की रैली निकली है, उसको पुलिस की सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। ये कैसी 144 थी। उसी दिन उसी लाहौर में हया मार्च जमात इस्लामी की खवातीन ने एक रैली निकाली है, उसको भी पुलिस ने सिक्योरिटी प्रोवाइड किया। एक जगह पे टाउन मुलाजमीन के मेंबरान ने एहतजाज किया है लाहौर सेक्रेटेरिएट के बाहर, उसको पुलिस ने सिक्योरिटी प्रोवाइड की। तो दफा 144 का नफाज तो ये होता है कि कोई भी रैली, कोई भी गैदरिंग, कोई भी जलसा, कोई भी जुलूस, कोई भी एहतजाज हो ही नहीं सकता। तो ये कैसी दफा 144 थी जिसका इनकाद सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल रैली पे हो रहा था। और जब उन्होंने कॉल ऑफ किया है अगले दिन वो खत्म हो जाती है। और उससे पहले जो नोटिफिकेशन है जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम शकील अहमद कह रहे हैं कि ये रीजन है जिसकी वजह से दफा 144 लगा रहा हूँ, उसमें तो 7 दिन लिखा हुआ है। या तो जिस दिन पीटीआई कॉल ऑफ करती है पॉलिटिकल रैली, जिले शाह जहां बहक होता है, अगले दिन दफा 144 भी खत्म हो जाती है। अब जिस दिन वो दोबारा ऐलान कर देंगे सड़कों पे आने का, फिर दफा 144 लग जाएगी। तो ये दफा 144 का बहुत गलत और बदनीयती की बुनियाद पर इस्तेमाल है, जिसकी कानून में इजाजत नहीं है और जो आइन से मुतसादिम है। हम्म, ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है ना, या कोई एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है या डीसी है या चीफ मिनिस्टर है, आईजी है या चीफ सेक्रेटरी है, वो अपने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए से आइन को पामाल नहीं कर सकता। ये तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दफा 144 का इस्तेमाल आइन को पामाल करने के मुतरादिफ नहीं, आइन की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ। तो ये बिल्कुल गलत है, इसकी कोई गुंजाइश सर ऐसा लग रहा है कि सारी जो पाबंदियां हैं वो इमरान खान पर हैं, इंतखाबी मुहिम ना चला सकें, बाहर ना निकल सकें, लोगों को मोबिलाइज ना कर सके, तहरीक इंसाफ अपनी नहीं। कंपेन ना कर सके, तो फिर ऐसा क्यों है? स्पेस क्यों नहीं प्रोवाइड की जा रही? उसकी तो बड़ी सादा सी वजह यही है कि वो सियासी मुखालफिन उनके नहीं चाहते हैं कि इलेक्शंस हों, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर इलेक्शंस होंगे तो इमरान खान जीत जाएंगे इलेक्शंस में। उन्हें लगता है कि हमारा वक्ती तौर पे जो हुकूमत हमारे पास है वो हमारे हाथों से निकल जाएगी, और फिर जो कुछ उन्होंने किया है पिछले 10 एक माह में,
उन्हें ये भी लगता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अक्सर हमारी जब बात होती है ना, तो वो इस खौफ में मुब्तला है कि इमरान खान दोबारा हुकूमत में आएगा तो वो हमारे साथ क्या करे। हम्म। हमने जो कुछ कर दिया है पिछले 10 महीनों में, इसका कोई पे बैक टाइम भी आ सकता है। इमरान खान हमारे साथ क्या करेगा? अगर इमरान खान कानूनी तौर पर मतलब कि मामलात को आगे लेकर चलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो उनका हक है, राइट है। कानूनी तौर पर इंसाफ होना चाहिए, हिसाब होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर उनको ये खौफ है कि इमरान खान, जिस तरह गैर कानूनी तौर पे पीडीएम की हुकूमत ने इमरान खान को और इमरान खान के कारकुनान को और मीडिया वालों को हरासा किया है, इसी तरह करेंगे तो फिर इमरान खान भी गलत करेंगे और उस पर हम भी तनकीद करेंगे। लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप ये कहें कि जी इलेक्शन ही नहीं होना चाहिए हम्म। और इमरान खान को किसी सूरत हुकूमत या ताकत या इक़्तिदार में आना नहीं चाहिए और इमरान खान मकबूल है तो वो तो हुकूमत बना लेगा। इस तरह तो नहीं आप रोक सकते इलेक्शंस का रास्ता या जमहूरियत का रास्ता। अच्छा सर, एक जगह मैं पढ़ रहा था कि पहले अगर इमरान खान को तब्दीली का वोट मिला है तो इस बार इमरान खान को ये जो पिछले 12 महीनों में जो कुछ भी हुआ है उसकी जिद में अब वोट मिलेगा, जो इन लोगों ने किया है उसके अगेंस्ट वोट मिलेगा इमरान खान को। ये बात दुरुस्त है। ये बात दुरुस्त है कि अभी जो कुछ हुआ है, लोगों ने जो कुछ देखा है, तो एक आम आदमी जो है वो बहुत इनसिक्योर फील किया उसने। देखिए, मैं कई दफा ये कह चुका हूँ कि आप जब निजाम का गलत इस्तेमाल करते हैं, ताकत का, अथॉरिटी का, कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं अपने मुखालिफ के खिलाफ, तो आपको लगता ही है कि आपने अपने मुखालिफ का बड़ा नुकसान कर दिया। लेकिन असल नुकसान आप सिस्टम का और मेरिटोक्रेसी का करते हैं, जिसकी बुनियाद पे एक आम आदमी, जो कि एक आम आदमी है ना, उसके पास तो कोई ओहदा नहीं है, कोई ताकत या कोई उस तरह से पैसा नहीं है, वो इनसिक्योर हो जाता है। या वो जब देखता है कि यार एक बंदा जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उसका कारकुन मार के उसी पे 302 का मुकदमा दर्ज करने वाले दर्ज कर सकते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, तो मेरे साथ क्या हो सकता है? तो या जब वो इस सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी के अंदर डलता है, तो फिर सर्टनली आपका नुकसान होता है और सियासी तौर पे, और आप गैर मकबूल होते हैं। फिर लोग नहीं चाहते हैं आपको हुकूमत में देख। फिर लोग चाहते हैं, ये इंसान की फितरत है कि वो चाहता है, इंसान की फितरत है कि वो चाहता है, एक आम आदमी ये चाहता है कि ऐसे सिस्टम में मैं सांस लूं, जिंदा रहूं, जिसके अंदर मेरिट है, जिसके अंदर इंसाफ है। आम आदमी तो यही चाहता है ना, हाँ जी। जिसके पास ताकत नहीं है। या क्योंकि जिसके पास ताकत नहीं है, वो ऐसे सिस्टम में जिसमें ताकतवर जंगल का कानून जो है उसके तहत कुछ भी कर दे, तो वो और उसके बच्चे तो सिक्योर नहीं है। तो फिर वो कल को चाहेगा कि ये हुकूमत ना रहे, या फिर वो उसके ऑल्टरनेटिव की तरफ देखेगा। यही हो रहा है पीडीएम के साथ, और यही वजह है कि इमरान खान मकबूल हो रहे ठीक है। और सर मरीम नवाज साहिबा जो हैं आजकल तकरीरें भी कर रही हैं, इंटरव्यूज वगैरह भी दे रही हैं, कन्वेंशंस भी कर रही हैं। उन्होंने फैज हमीद साहब के कोर्ट मार्शल का मुतालबा किया है, बट हैं। साथ ही जनरल बाजवा साहब को निकाल दिया है अपने बयानिए से, उस पर वो बात नहीं कर रही हम्म। है। हाँ जी, मैंने इसके ऊपर बात की थी। मैंने कहा था कि एक तरफ इमरान खान साहब बात कर रहे हैं कि जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, और उसकी वजूहात वो बयान करते हैं। वो कहते हैं कि जी, जो गवर्नमेंट ऑफ द डे की पॉलिसी थी रशिया यूक्रेन वॉर के हवाले से, उन्होंने उसकी खिलाफ वर्जी की थी जनरल बाजवा ने। एक इवेंट में इस्लामाबाद में उस वक्त सिटिंग चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, तो उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। मरियम नवाज कहती हैं जनरल फैज हमीद का होना चाहिए, क्योंकि जनरल फैज हमीद ने 4 साल जो है वो इस इमरान खान को लाने में बहुत किरदार अदा किया है, नवाज शरीफ की हुकूमत गिराने में किरदार अदा किया है। जस्टिस शौकत सदीकी का वो देती हैं हवाला। तो अब इसमें ना एक इशू है। या देखिए, इशू ये है, या तो दोनों गलत है, हम्म। दोनों ही गलत हैं, किसी का कोर्ट मार्शल नहीं होना चाहिए या किसी के खिलाफ इंक्वायरी नहीं होनी। और अगर कोई आर्ग्यूमेंट दुरुस्त है तो फिर दोनों ठीक कह सकते हैं। हम्म। अपना अपना पॉलिटिकल नैरेटिव है। इमरान खान ने कहा कि जन बाजवा ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, और जन बाजवा ने सियासत में मुदाखलत ऐसे की। मरियम नवाज ये कहती हैं कि जनरल फैज हमीद ने सियासत में मुदाखलत की। तो अगर सियासत में मुदाखलत मेयार है इंक्वायरी होने का, हम्म। तो फिर दोनों भी दुरुस्त हो सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है सर, पाकिस्तान में इंक्वायरियां इस तरह की ना तो पहले हुई हैं, ना आगे कोई इम्कान है कि होंगी। राइट। लेकिन अगर मुल्क को बेहतर करना है ना, कोई मेरिट को लेकर आना है, तो बेहतर ये होगा कि बाजा साहब जाते हुए जो फरमा गए कि जी हम पे तनकीद इस वजह से होती है कि हमारी सियासत में मुदाखलत है, अगर एस्टेब्लिशमेंट इस इशू पे काबू पा ले और सियासत में मुदाखलत करना छोड़ दे, तो ये वाले बयानात अपनी मौत आप मर जाएंगे। या ठीक है ना जी? फिर ना इमरान खान ये कहेगा कि जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, ना मरियम नवाज ये कहेगी कि
कि जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल आना चाहिए। और अगर सियासत में मुदाखलत होती रहेगी जो कि आईनी तौर पर दुरुस्त नहीं है, जिसकी आइन में कानून में गुंजाइश नहीं है, बड़ा क्लियर है लॉ इस हवाले से कि हर मनसब का अपना एक डोमेन है जिसके अंदर रह के उसने परफॉर्म करना है। सदर पाकिस्तान से लेके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से लेके स्पीकर से लेके चेयरमैन सेनेट से लेके मिनिस्टर तक, प्राइम मिनिस्टर। तो ठीक है। अगर आप उसमें रह के परफॉर्म करेंगे तो सर्टनली फिर इस तरह की बातें भी नहीं होंगी। सर मैं बस समझना ये चाह रहा हूँ कि जनरल बाजवा का नाम अब मरियम नवाज साहिबा नहीं ले रही हैं, वो पहले तो बहुत लेती थी, ऐसी क्या वजह है? क्योंकि उन्हें छूट थोड़े दिनों में लेंगी ना। हम्म। अभी इस वजह से नहीं ले रही, पहले लेती थी। पहले तो मियां नवाज शरीफ साहब भी जग बाजवा के हवाले से आपको पता है तकरीर करते थे। इस वजह से नहीं ले रही क्योंकि अभी उनकी हुकूमत लाने में जग बाजवा साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। हम्म। अभी तो उन्होंने इमरान खान, जो जग बाजवा ने बुरे लगते थे, उन्होंने इमरान खान पे तनकीद इस बुनियाद पे की है कि भाई इमरान खान देखे कितना एहसान फरामोश है कि जो जिसने सपोर्ट किया था उसी पे तनकीद कर। इस हद तक जग बाजवा से सिंपैथी हो गई थी। लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, इट इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम एंड इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। अगर आपने नोटिस किया हो तो मरियम नवाज ऑलरेडी जग बाजवा पे तनकीद कर चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कुछ लोग जिनका ताल्लुक नवाज ग्रुप से है, शहबाज ग्रुप की बात नहीं कर रहा, नवाज ग्रुप से, उन्होंने जल बाजवा पे तनकीद की है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि और ज्यादा तनकीद होगी। और मरियम नवाज ने भी अपने जलसों में कहा है कि इमरान की जो सहूलतकार थे उसमें जल बाजवा को भी गिनती है, हम्म। कोई रह तो नहीं गया। ये मरियम नवाज ने बोला ना। तो हम्म। अभी क्योंकि जल बाजवा साहब ने हाल ही में उनकी हुकूमत लाने में एक किरदार अदा किया है, तो इस वजह से अभी वो फौरी तौर पे नहीं कहेंगे। लेकिन थोड़े अरसे बाद आप देखिएगा, जब उन्हें लगेगा कि जनरल बाजवा किस्सा किस्सा माजी हो गए हैं काफी हद तक, और नई एस्टेब्लिशमेंट अब इतना बुरा महसूस नहीं करेगी जनरल बाजवा के खिलाफ बात करना, तो फिर उन्होंने खुल के जनरल बाजवा के खिलाफ वो सारी बातें करनी है जो वो पहले करते थे। ठीक। राइट। और सर जुडिशरी पर दबाव डाला जा रहा है नून लीग की जानिब से, बज़ाहिर लग रहा है कि वो जुडिशरी के अगेंस्ट अपना बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है। हासिल क्या करना चाहते हैं इस तरह बयानिया बनाकर? जुडिशरी के हम देखें, मैं ये समझता हूँ कि सियासतदानों को एहतियात तो करनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जुडिशरी की भी जो परफॉर्मेंस है उसमें माजी में प्रॉब्लम्स हैं। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पे जो बात करते हैं ना ये, हम्म। वो एक ऑडियो लीक्स वगैरह जिसको बुनियाद बना के वो बात करते हैं, उसमें मेरा एक प्रिंसिपल स्टैंड ये है कि वो ऑडियो लीक्स की कानूनी बुनियाद क्या है, वो कहाँ से लीक हुई है, किसने लीक की है, कानून का तकाजा है। ये चीजें अगर आप एस्टेब्लिश करते हैं तो उसके बाद हम आगे चलते हैं, फिर उसका फोरेंसिक्स भी करवा लें। वो मुझे दुख इस वजह से होता है कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी अदरवाइज इज अ वेरी कॉम्पिटेंट जज। हम्म। मैंने उनको देखा हुआ है अदालतों में केसेस सुनते हुए और फैसले सुनाते हुए। आपको अगर याद हो तो इल्ताफ हुसैन के खिलाफ जब बात करने से लोग घबराते थे ना, तो इट वाज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी इन लाहौर हाई कोर्ट जिन्होंने उनका ब्लैकआउट करवाया था हम्म। मीडिया में। वो इल्ताफ हुसैन वहां से बोलता था कि खामोश, और पूरे जलसे में पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था, और यहाँ पे किसी सहाफी की चूं नहीं निकलती थी। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं ये देखता होता था उस टाइम। तो और वैसे चीख रहे चांगड़े मार रहे होते थे कुछ लोग सहाफत में, मैंने उनको बहुत रौला डालते हुए देखा, लेकिन इल्ताफ हुसैन की बात आई नहीं और मुंह ऐसे सील हो जाता था। हम वैसे उस टाइम पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, हम आ रहे थे उस टाइम पे। राइट। ठीक है, तो इस वजह से हम अपने आप को उससे मुबर्रा समझते हैं। मैंने खैर उससे पहले जब मैं एक और निजी चैनल में था, इल्ताफ हुसैन का भाईजान तोती बोलता था, खौफ की अलामत था इल्ताफ हुसैन। और उस टाइम के मेरे इंटरव्यूज हैं एमक्यूएम के साथ जिसमें मैंने ठोक के उन पर तनकीद की, और 4 दिन मेरे घर वाले बड़े परेशान रहे थे कि तुमने क्या किया है, अब ऐसे। तुमने कराची नहीं जाना। तो बहरहाल जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो है ना, उन्होंने उस टाइम पे ब्लैकआउट करवाया इल्ताफ हुसैन। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ एक माजी है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केसेस चले थे उसमें वो मॉनिटरिंग जज थे, इफ यू रिमेम्बर। वो जो नैब की प्रोसीडिंग्स होती थी, ट्रायल चलता था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जज बाकायदा मॉनिटर कर रहा था। वकील की हैसियत से कानूनी तौर पे मैं उसके खिलाफ, वो गलत था। मतलब कि ट्रायल कोर्ट को आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। देखिए, बीट नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और एनी अदर पर्सन इन पाकिस्तान, बीट इमरान खान, मी और यू, राइट। फेयर ट्रायल हर किसी का हक है। और सुप्रीम कोर्ट का अगर एक मॉनिटरिंग जज आप ट्रायल कोर्ट पे बिठा देंगे तो वो जज साहब नीचे जो है ना, उनकी तो हालत गैर हो जाएगी फिर ना। तो वो ठीक। मुनासिब नहीं था। तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का अपना एक है माजी उनके हवाले से, और वो बात करती हैं, लेकिन ये है कि एहतियात करनी चाहिए।
मैं और सर समझना तैयार हूँ। ठीक है, लास्ट में बस ये बता दें, मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं अब ज़ाती हमले कर रही हैं इमरान खान के ऊपर। पलस्तर के हवाले से बात करती हैं, फिर ये कहा कि ये तो एक नहीं संभाल चुका, मैं तो कब से निभा रही हूँ। उनके बच्चों के हवाले से बात करती हैं, तो बयानिया आप ज़ाती ज़िंदगी पर बनाया जाएगा? इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, मतलब कि वो अब मरीम नवाज साहिबा की अपनी मर्जी है कि वो इमरान खान साहब के बारे में इस तरह से बात करती हैं, लेकिन ये वो इश्यूज नहीं है जिसमें हम लोग, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब हमारे सियासतदानों को ये समझना चाहिए कि ये कौम थोड़ी ना मैच्योर हो गई है। मैं आपको बताऊं, एक वक्त था कि लोग इस तरह के इश्यूज के ऊपर जज करते थे और इस तरह के इश्यूज के मुताबिक अपनी राय फॉर्मुलेट करते थे अपने लीडर्स या पॉलिटिशियंस के बारे में। अब वो ये कौम थोड़ी मैच्योर हो गई है, वो ये समझती है कि जो जाती जिंदगी है ना, उसकी बुनियाद पर हमें जज नहीं करा, हमें ये देखना है कि ये जो लीडर है, ये जो पॉलिटिशियन, ये जो क्लेम करता है कि ये हमारे साथ कितना सिंसियर है, क्या ये सिंसियर है, क्या इसका कोई नजरिया है, क्या इसमें कोई पोटेंशियल, कोई कॉम्पिटेंस है, कोई विजन है, ये आगे लेकर जा सकता है मुल्क को, ये बुरहान से निकाल सकता है, राइट। इसकी कोई दुनिया में इज्जत है, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी है, ऑनेस्टी है, रेपुटेशन है। इन चीजों पे लोग जज कर, अब जाती जिंदगी में 20 साल पहले इमरान खान ने क्या किया है या 30 साल पहले क्या किया है, ये मेरा और आपका मसला तो नहीं है। राइट। देखिए, इमरान खान ने अपनी जाती जिंदगी में जो कुछ भी किया है, वो इमरान खान का और अल्लाह अल्लाह ताला का मामला है। ठीक है। उसने जो कुछ भी किया है वो उसके और उसके परवरदिगार, जिस तरह मैंने जो कुछ किया वो मेरे और मेरे परवरदिगार के बीच, और अल्लाह ताला से इंसान का जो कनेक्शन है वो देखे ना, अल्लाह ताला ने तो इंसान को कई दफा ये कहा कि मुझे तौबा बड़ी पसंद है। और जो इंसान रुजू करता है गुनाह करने के बाद, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा किसी की गलत, मैं सिर्फ एक बात करूं, मैं मजहब की बात करूं जो हमने सिर्फ पढ़ा है, सीखा है, आलमों से सुना है, ठीक है, कि रुजू जो इंसान करता है, अल्लाह ताला उसको माफ करता है, तौबा के दरवाजे खुले हैं। या लेकिन अगर एक इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ जुल्म करता है, ज्यादती करता है, उसका हक मारता है, करप्शन करता है, मेरिट का कत्ल करता है, कत्ल के झूठे मुकदमे कराता है, बंदा मार देता है, तशद्दुद कर देता है, उसका हिसाब जो है ना, वो उन दो इंसानों के बीच होगा। हम्म। वो हुकूकुल इबाद में आ जाता है। ऐसा ही। वो एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ मसला, ठीक है। तो हमारा जो बतौर इंसान, बाकी ये जो हमारे लीडर्स हैं इनके साथ मसला है, हमने उन पे जज करना है लोग। ठीक है सर, थैंक यू सो मच शाम साहब, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।